आजकल अपने आसपास जितने भी लोगों को आप देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे पास बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है। मैं क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ। और क्या आपका ये भी मानना है कि क्रिएटिव लोग सिर्फ आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पेंटर ये सब लोग होते हैं? अगर हाँ, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए आज की इस समरी पर। कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जिसको पा करके आपको ना बहुत मजा आएगा सच में। क्योंकि बात ऐसी है कि कई टीनेजर्स इसलिए पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्कूल का सिलेबस सिर्फ एग्जाम और अच्छे मार्क्स पर ध्यान देता है। तो आज के ऑडियो बुक समरी में आप सीखेंगे कि अपनी क्रिएटिविटी को फिर से कैसे जगाया जाए, चाहे आप जिंदगी के किसी भी दौर में हो, खासकर इसलिए क्योंकि आज हमारी दुनिया में वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपके साथ समरी फॉर यू पर, और आज की समरी का नाम है आउट ऑफ योर माइंड्स लर्निंग टू बी क्रिएटिव, जिसके राइटर है कैन रॉबिन्सन। इस समरी की अगर बात की जाए तो क्रिएटिविटी अक्सर बचपन की फैंटेसी से जुड़ी होती है। बड़े होने के बाद इसे जरूरी नहीं समझा जाता, पर बड़े होने के बाद आपको अपने क्रिएटिव साइड के साथ जुड़े रहने की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सच्चाई तो यह है कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ अपने मन में कहानियाँ बनाना नहीं है। ये आपको अपनी ज़िंदगी के मतलब को समझने में और सक्सेस को ढूंढने में मदद करेगा। आज हमारे पास ऐसे कई इनोवेशन हैं जो क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से मुमकिन हो पाए हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि स्कूल कैसे लोगों को क्रिएटिव बनने से रोकता है। आप ये भी जानेंगे कि इस चैलेंज के बावजूद भी अपने क्रिएटिव साइड से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। क्रिएटिविटी, सक्सेस और संतुष्टि ये सब आपकी पहुंच के अंदर है। तो क्या आप इसे हासिल करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर है आउट ऑफ आवर माइंड्स। जब आप क्रिएटिविटी सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? आप शायद इसे इमेजिनेशन से जोड़ते होंगे, और जब आप छोटे थे तब अपनी फैंटेसी के बारे में सोचते होंगे, या फिर आप क्रिएटिविटी को ओरिजिनल आइडिया बनाने के प्रोसेस से जोड़ते होंगे, या फिर आप शायद इसे इनोवेशन से और कैसे क्रिएटिव माइंड बेमिसाल इन्वेंशन करते हैं इससे जोड़ते होंगे। तो जवाब यह है कि क्रिएटिविटी इन सभी चीज़ों में होती है। इसके अलग अलग पहलू के अलग अलग मतलब होते हैं जो इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ों में फेल होने के बावजूद भी क्रिएटिविटी के बारे में कई सारी गलतफहमियां हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ये मानना कि क्रिएटिव लोग स्पेशल होते हैं, मतलब कुछ तो उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होता है। वो किसी ड्रेस कोड को फॉलो करने से इनकार कर देते हैं और जीन्स और टी शर्ट पहनने पर जोर देते हैं। कुछ लोगों को क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ फील्ड्स में ही नज़र आती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, डिजाइन और मार्केटिंग में। तो क्रिएटिव होने का मतलब यह नहीं है कि अगर आप इसके साथ पैदा हुए हैं तो आप लकी हैं। क्रिएटिव होना एक ऐसी चीज़ है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको यह सुनकर अच्छा ना लगे क्योंकि आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, यानी कि ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपको बताए कि वो पढ़ लिख नहीं सकता है तो आप क्या सोचेंगे? आप आसानी से ये बोल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है उन्होंने अभी तक पढ़ना लिखना नहीं सीखा होगा। तो अब जब बात क्रिएटिविटी की आती है तो इसी माइंडसेट का इस्तेमाल करें। आपको ना बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको अपने क्रिएटिव बनने के पोटेंशियल को पहचानने के लिए गाइड कर सके। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने की ज़रूरत आपको अभी सबसे ज़्यादा है। इस बुक के ऑथर कैन रॉबिन्सन अभी के समय में हो रही क्रांति यानी रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में हो रही इन्वेंशन हमारे जीने के तरीके को बदल रहे हैं। 30 साल पुराने जॉब्स आज गायब हो गए हैं, वहीं नए जॉब्स हर दिन आते जा रहे हैं। तो यह नए जॉब्स इकोनॉमी और सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला रही है। उन लोगों की डिमांड ज़्यादा है जिनके पास ऐसी स्किल्स है जो क्रिएटिविटी से जुड़ी है। तो एक बार फिर से बता दें कि टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, जो इंसान की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा आसान और बेहतर बना देती है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी और उनके प्रोडक्ट से जुड़े उनके कल्चर के बारे में सोचिए। वो गैजेट बनाने वाली इकलौती कंपनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी महंगे होने के बावजूद भी लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं?
इसकी वजह से कंपनी के पीछे के क्रिएटिव लोग हैं। अब अगला चैप्टर है ट्रबल विद एजुकेशन। कैन रॉबिन्स का मानना है कि हम शुरुआत से ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हमें क्रिएटिव बनना बंद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अक्सर इसकी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन होती है। जैसे कि पहले बताया गया है कि क्रिएटिविटी मल्टी डायमेंशनल है, यानी इसके कई पहलू होते हैं। क्रिएटिविटी हमारे क्रिटिकल जजमेंट और इमेजिनेशन की पावर को बढ़ाती है। ये सोचने के अलग अलग तरीकों को प्रमोट करती है और दूसरे एरियाज बेबी स्पेशल स्किल्स को बढ़ावा देती है। जैसे कि अपने बिजनेस के बजट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के तरीके ढूंढना क्रिएटिव होना कहलाता है। मान लीजिए कि अगर कस्टमर कॉफ़ी के लिए अपना ग्लास लेकर आते हैं तो आप उन्हें खाने पर 10% डिस्काउंट देते हैं। इस तरह आपको टेक आउट कप्स, यानी कि ऐसे कप्स चुने जो वो अपने साथ ले जा सकते हैं, पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि एजुकेशन क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट के रास्ते में आता है और ऐसा 2 रीजन की वजह से करता है। पहला तो इकोनॉमिक्स पर्पस। पुराने एजुकेशन सिस्टम का गोल था लेबर मार्केट के लिए लोगों को तैयार करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक जॉब करने के लिए तैयार किया जाता था ताकि उनकी मेहनत से इकोनॉमी आगे बढ़ सके। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो इससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दूसरा रीजन था इंटेलेक्चुअल पर्पस। पढ़ाई में इंटेलिजेंस सिर्फ इस बात से जुड़ी होती थी कि आप हर क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि सिर्फ आपकी ग्रेड्स ही मायने रखते हैं। इस तरह की मेंटेलिटी दूसरी तरह की इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं देती थी, जैसे कि क्रिएटिविटी। तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से क्यों बनाया गया है? 1970 में एजुकेशन आपके लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका होता था। अगर आपके पास हाई स्कूल या कॉलेज की डिग्री होती थी तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हर कोई डिग्री नहीं ले सकता था, इसलिए आपको खास माना जाता था। 1990 में जॉब होने का मतलब था कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी है और शायद रिटायर होने तक आप उसी कंपनी में काम करते रहेंगे। लेकिन अब ये बात नहीं रह गई है। आज कॉलेज की डिग्री मिलने का मतलब ऑटोमेटिकली जॉब मिलना नहीं है। आजकल डिग्री पाना बड़ी कॉमन सी बात हो गई है, इसलिए ज़्यादातर फील्ड में एजुकेशन की ज़्यादा कद्र नहीं की जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को एक अच्छा पीएचडी प्रोफेसर चाहिए। इसका क्या मतलब है? अच्छी पीएचडी का मतलब है कि आपने किसी नामी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। हायर एजुकेशन कर लेना ही काफ़ी नहीं है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, यह भी एक क्वालिफिकेशन होता है। एजुकेशन के इर्द गिर्द जिस तरीके का कल्चर होता है वो बहुत ही अफसोस करने लायक है। रॉबिन्सन ने एक बार एक डिस्कशन पेपर देखा था जिसका टाइटल था कॉलेज किंडरगार्टन में ही शुरू होता है। यह इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एजुकेशन सबसे आगे निकलने की रेस बनकर रह गया है। किंडरगार्टन कॉलेज के लिए तैयारी करने का तरीका नहीं होना चाहिए। किंडरगार्टन सिर्फ किंडरगार्टन होना चाहिए और इस शुरुआती स्टेज में एक बच्चे को इतनी जल्दी हायर एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। अब एजुकेशन का कंपैरिजन मोटर कार से किया जाता है। एजुकेशन के फील्ड के लोग लगातार बस यही सोचते रहते हैं कि कंपटीशन में कैसे जीतना है और इस स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाना है। एकेडमिक्स, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ऐसे ही लोग मोटर कार के साथ भी करते हैं। वह बस फिगर्स, स्टेटस और पैसों पर ध्यान देते हैं। तो एजुकेशन अब लोगों के साथ बेजान चीज़ों के जैसा बिहेव करने लगी है। मोटर कार को फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसे बनाया जाता है, पर स्टूडेंट को पड़ता है। स्टूडेंट की अपनी फीलिंग्स और अपनी समझ होती है। उनके अपनी इच्छाएं और उम्मीदें होती हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे एजुकेशन सिस्टम नहीं देख पाया है। एजुकेशन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप आगे चलकर क्या बन सकते हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम आपको इस बात को समझने से रोकता है। यह पहले से ही कंपनियों के लिए लेबर तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट लोगों को सप्लाई करने में उलझा हुआ है। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं नोइंग योर माइंड। लीज वर्लो एक वायोला प्लेयर है। उन्होंने इसे बजाना तब शुरू किया था जब वह सिर्फ 8 साल की थी। वह फेमस लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है और फ्रैंक अवार्ड की विनर भी। लीज ने रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में 2 स्कॉलरशिप भी जीती हैं। उनके साथी म्यूजिशियन लीज और उनके टैलेंट की बहुत तारीफ करते हैं।
वो उन सभी के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। लीच को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वह यह है कि ना सुन पाने के बावजूद भी वो एक बेमिसाल म्यूजिशियन है। जी हाँ, लीज सुन नहीं सकती है। लीज इकलौती शख्स नहीं है जिन्होंने बड़ी से बड़ी रुकावट के बावजूद भी अपने सपने को पूरा किया है। कई लोग इस बात को साबित कर चुके हैं कि इंसान के माइंड में कितनी ताकत है, इसे बयान कर पाना नामुमकिन है। हमारा ब्रेन सच में बहुत ही अमेजिंग है, अद्भुत है। सालों से इसके बारे में स्टडी की जा रही है, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि आज भी रहस्य बने हुए हैं। हालांकि हमें यह पता है कि ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि अलग अलग फंक्शंस ब्रेन के अलग अलग हिस्से में होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेन के एक एरिया में सिर्फ मेमोरी, इमेजिनेशन और लॉजिकल रीजनिंग होती है। हालांकि मॉडर्न रिसर्च से पता चला है कि ब्रेन के फंक्शंस सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं होते हैं। ऐसा पता चला कि ब्रेन इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और तेज है। ब्रेन के अलग अलग एरिया एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, यह भी हैरान करने वाली बात है। इन सभी रिसर्च का क्रिएटिविटी पर बहुत असर पड़ा है। साइंटिस्ट ने पाया कि इंसान का इंटेलिजेंस कई तरह का होता है और वह बहुत डायनेमिक होता है। इसके बारे में जागरूक होने वाला पीरियड हिस्ट्री का यादगार समय है। यह पीरियड 17 और 18 सेंचुरी के बीच में था। यह वो समय था जब चीज़ों के पीछे की वजह और साइंस फिलोसफिकल थिंकिंग का इम्पोर्टेंट तरीके बन गए थे। दूसरे शब्दों में बिलीव्स और थ्योरीज को तभी एक्सेप्ट किया जाता था जब किसी के सेंसेस उन्हें सही साबित कर सकते थे। हालांकि इस तरह की सोच में एक कमी है। हमारे सेंसेस की लिमिट होती है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं कि हम दुनिया को और दूसरे लोगों को कैसे समझते हैं। इससे हमारे समझने के फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। हम इंसान हैं, इसलिए हम सीधे खड़े होते हैं। जब बात टेम्परेचर की आती है तो हम बस हल्का सा अंतर ही सहन कर सकते हैं। हमारी आंखें हमारे सिर के सामने की तरफ होती हैं। हम सिर्फ एक फिक्स वेवलेंथ की ही रोशनी और आवाज़ को समझ सकते हैं। वहीं जानवर थोड़े अलग होते हैं। कुछ जानवर ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हैं, वहीं कुछ 360 डिग्री में भी देख सकते हैं। कुछ 4 पैरों पर चलते हैं, वहीं कुछ उड़ सकते हैं या तैर सकते हैं। तो हमारे फीचर्स और उनके लिमिट इस बात पर असर करती है कि हम चीज़ों को कैसे समझते हैं। यह हमारी क्रिएटिविटी पर भी असर करती है। इसके अलावा पुराने तरीके का एजुकेशन बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट पर ध्यान देता है, जो है हमारा माइंड। इसलिए आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी से अलग महसूस करता है। मान लीजिए कि एक रूम में कुछ प्रोफेशनल टीचर्स हैं। अगर उन्हें डांस करने के लिए कहा जाए तो वे अजीब तरह से और ज़बरदस्ती डांस करने लगेंगे। अब बैले डांसर जैसे प्रोफेशनल डांसर्स की ग्रेस को इमेजिन कीजिए। वो कितनी सुंदर तरीके से मूव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी बॉडी से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। क्रिएटिव होने का मतलब है अपने बाकी के बॉडी पार्ट से जुड़े रहना। इसका मतलब उन आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है जिन्हें ब्रेन नहीं कर सकता है। तो ये हमें दिखाता है कि माइंड के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि रोजर्स पेरी एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन पर कई एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने थ्योरी दी थी कि ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड अपना अलग अलग काम करते हैं। पेरी ने कुछ पेशेंट्स के कॉर्पस कैलोसम को काटकर इस बात को साबित करने की कोशिश की। यह ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो दोनों साइड को एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जिन लोगों के कॉर्पस कैलोसम को काट दिया गया था वो एक ही समय में एक साथ 2 काम कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए वो एक हाथ से ड्राइंग कर सकते थे और दूसरे हाथ से लिख सकते थे। एक्सपेरिमेंट की सीरीज से पता चला कि ब्रेन के दोनों साइड के अलग अलग काम होते हैं। लेफ्ट साइड को लॉजिकल कामों के लिए जिम्मेदार माना गया, जैसे कि लैंग्वेज और मैथ्स। वहीं राइट साइड का ध्यान सभी चीज़ों पर था, जैसे कि चेहरा पहचानना और फिजिकल स्पेस में खुद को संभालना। फॉर्चुनेटली इस थ्योरी को बाद में गलत साबित कर दिया गया। ब्रेन स्कैन से पता चला कि ब्रेन के अलग अलग एरिया, भले ही वह किसी भी साइड में हो, वो उस इंसान की किसी एक्टिविटी को करने पर चमकने लगता है। तो ब्रेन के एरियाज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं, हालांकि वह दूसरे फंक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट फ्रंटल लोब की मेन फंक्शंस में से एक है बोलना। अगर ये खराब हो जाए तो सिर्फ आपके बोलने की एबिलिटी ही खत्म नहीं होगी, बल्कि आपके लिए यह समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। आप किसी के बात के टोन को
बात की गंभीरता को और बात के दूसरे एलिमेंट्स को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट फ्रंटल लोब सिर्फ बोलने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। जब आप बात करते हैं तब ब्रेन के दूसरे हिस्से भी स्टिमुलेट यानी उत्तेजित हो जाते हैं। क्रिएटिविटी ऐसे ही काम करती है। ब्रेन का सिर्फ एक एरिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। क्रिएटिविटी के लिए ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में हमने माइंड्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अब जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में, बीइंग क्रिएटिव। क्रिएटिविटी के लिए इंसान की इमेजिनेशन को साकार करना होता है, लेकिन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन अलग अलग होते हैं। इमेजिनेशन का मतलब ऐसे आइडियाज को सोचना होता है जो हमारे सेंसेस को नहीं पता या जो होते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप चांद तक उड़कर जाने के काबिल हो गए हैं। आप एक पोलर बियर को हरे कपड़े पहने हुए भी इमेजिन कर सकते हैं। मतलब कुछ भी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती ना। इसलिए आप फिर से पास्ट में जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप किसी सिचुएशन को अलग तरीके से कैसे हैंडल कर सकते थे। आप फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लाखों अलग अलग तरह के अंजाम के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं पर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से एक कदम आगे है। जिस इमेजिनेशन को आप सच में नहीं बदलते हैं उससे किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है, पर क्रिएटिविटी में कुछ करना होता है। इसका मतलब है अपनी इमेजिनेशन को सच करना। ये किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता है। तो क्रिएटिविटी में ब्रेन के अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। इसमें अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों को बताना भी शामिल होता है। लेकिन क्रिएटिविटी की भी ना अपनी अलग ही पावर होती है। इसके पास सिंबॉलिक थॉट की काबिलियत होती है। इसका मतलब है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मदद से दिखाने की एबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने बॉल फेंक कर अपने पेट कुत्ते से कहा फेच यानी लेकर आओ। इस बात का ज़्यादा चांस है कि वो उठेगा और फेंकी हुई बॉल को वापस लाने के लिए दौड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे बॉल पकड़ने की इम्पोर्टेंस को समझाएंगे तो वह बस आपको ना देखता ही रहेगा, या अगर आप उसे बॉल पकड़ते हुए कुत्ते की तस्वीर दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो कुत्ता सिर्फ उस तस्वीर को सूंघने लगे। तो बात ऐसी है कि कुत्तों और दूसरे जानवरों में सिंबॉलिक थॉट की एबिलिटी नहीं होती है। वे लेकर आओ शब्द को बॉल लाने के काम के अलावा किसी और चीज़ से नहीं जोड़ सकते। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इंसान तुरंत ही लेकर आओ शब्द को कई चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं। हम फेच का मतलब बॉल को पकड़ना समझ सकते हैं। हम इसे कुत्तों की ट्रेनिंग में इसकी इम्पोर्टेंस से जोड़ सकते हैं। हम इसे इंसान और पालतू जानवरों के बीच की बॉन्डिंग की भी समझ सकते हैं। इंसान ना हर जगह सिंबॉलिक थॉट का यूज करते हैं। ये हमारे आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हम सिर्फ चांद की तरफ देखते नहीं हैं, हम उसके बारे में गाने और पोएम भी लिखते हैं। हम उस स्टडी करने और उस तक पहुंचने के तरीके ढूंढते रहते हैं। चांद कितना आकर्षक है और कितना सुंदर है, इसे समझने के लिए हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। सिंबॉलिक थॉट्स जिंदगी के मतलब को समझने में हमारी मदद करता है। आपकी समझ के फील्ड के बिना आपकी ज़िंदगी भी फीकी हो जाएगी। आपके सेंसस आपके आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझने में आपकी मदद करते हैं। हम सभी के पास सेंसेस होते हैं, पर हम सभी चीज़ों को एक ही तरह से नहीं समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा नज़रिया अलग अलग होता है। मान लीजिए आपको जंगल की एक तस्वीर दिखाई जाती है। अब आप उसे कैसे समझते हैं? या दूसरे लोगों से अलग होता है। हो सकता है कि आपको वो पिकनिक के लिए बहुत सी प्यारी जगह लगे। ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान को जंगल के बारे में देखी हुई भूतिया फिल्मों की वजह से उससे डर लगे। किसी और दूसरे इंसान को वो हाइकिंग करने के लिए अच्छी जगह लगे। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को लेकर हमारा नज़रिया अलग अलग होता है। तो जब हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ चीज़ों को तुरंत समझते ही नहीं हैं, बल्कि चीज़ों का अलग अलग तरह से मतलब भी निकालते हैं। तो यहाँ तक जाने के बाद अब अगला चैप्टर है लर्निंग टू बी क्रिएटिव। जैसा कि पहले बताया गया है कि लोगों को अपनी क्रिएटिविटी पर शक करने पर मजबूर करने में स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस वजह से कई लोग क्रिएटिव बनना बंद कर देते हैं। स्कूल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, पर दूसरे फील्ड पर नहीं, जैसे कि आर्ट्स। इसलिए अगर हम क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन को बदलना होगा। स्कूल शब्द का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर यंग लोग कुछ सीखते हैं। केन रॉबिन्सन इसका इस्तेमाल और भी लंबे चौड़े तरीके से करना चाहते हैं।
स्कूल का मतलब कोई भी ऐसी कम्युनिटी से होना चाहिए जो काम की चीज़ों को सिखाता हो। यह सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बड़े लोगों को भी स्कूल जाने देना चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो यह किसी भी ऐसे इंसान के लिए होना चाहिए जो काम की चीज़ सीखना चाहता हो। यह किसी एक फिक्स उम्र तक के लोगों के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए। केन रॉबिन्सन इस बात के लिए 2 रीजन देते हैं। पहला रीजन तो यह है कि जब तक कोई सिखाने वाला होता है और सीखने वाला होता है तब तक क्रिएटिविटी बनी रहती है। दूसरा रीजन यह है कि इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। इस इंस्टीट्यूशंस के पर्पस को बदलने के लिए ऐसे लोग भी होने चाहिए जो यह करना चाहते हों। उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इसके बजाय क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कोई क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता है? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का मतलब है एजुकेशन के कल्चर को बदलना। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें इसके बेसिक्स पर वापस जाना होगा और इसके लिए एक अच्छी एनालॉजी है। जब आप थिएटर शब्द सुनते हैं तो आप क्या इमेजिन करते हैं? हो सकता है कि आप लाल पर्दे और स्पॉटलाइट के बारे में सोचें। आप अच्छे कॉस्ट्यूम और स्टेज पर लगी चीज़ों को इमेजिन करें। लेकिन पीटर ब्रूक के हिसाब से ये एक थिएटर नहीं है। ब्रूक इस दशक के सबसे जाने माने थिएटर डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनका मानना है कि बदकिस्मती से आजकल थिएटर में फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। थिएटर में सिर्फ एक्टर्स और ऑडियंस होनी चाहिए। स्टेज पर लगी चीज़ें, कॉस्ट्यूम और बाकी की चीज़ें बेकार होती हैं। एजुकेशन भी थिएटर की तरह हो गया है। स्कूल सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा और रैंकिंग के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए हैं। वो टेस्ट और स्टैंडर्ड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। इन सभी चीज़ों को हटा दें और इसकी गहराई में देखें तो एजुकेशन सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से जुड़ा होता है। इसलिए क्रिएटिविटी को प्रमोट करने का मतलब है बेसिक्स पर वापस जाना। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस को उसकी गहराई के बारे में याद दिलाना। एजुकेशन का मतलब नॉलेज को शेयर करना और स्किल सीखना होता है। स्कूल में सभी को क्रिएटिव तरीके से जोड़ने के लिए बढ़ावा देने में स्कूल का प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ऐसे क्रिएटिव प्रोग्राम रखना जिसमें सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स भी शामिल हो। आजकल स्कूल सिर्फ पढ़ाई में इंटेलिजेंस पर ध्यान देते हैं। बेशक ये स्टूडेंट के स्कूल में सक्सेसफुल होने के चांसेस को कम कर देता है। तब क्या होगा अगर ज़्यादातर बच्चे क्रिएटिविटी में अच्छे हों और पढ़ाई में कम इंटेलिजेंट हो? तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एक लंबा चौड़ा स्कूल करिकुलम शामिल है और ज़्यादा सब्जेक्ट को ऐड किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स के पास चुनने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हो। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को समझ सके। यह उन्हें एरियाज में जाने में हेल्प करेगा जिनमें उन्हें शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं था। उनके सोचने के दायरे को बढ़ाना उन्हें बड़े होने के बाद ऑलराउंडर बनाने में फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पढ़ाने के अलग अलग तरीकों को भी आजमाना चाहिए। अगर लेसन में सिर्फ बातें डिस्कस की जाए तो क्लास के सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स पूरे समय ध्यान लगा पाएंगे। अगर उन्हें बिजी रखा जाए तो कुछ लोग ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचर बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए खिलौने वाले बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। करिकुलम को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबका टैलेंट अलग अलग होता है। इन टैलेंट को बढ़ाने के लिए सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। स्कूल से फंड की हुई स्पोर्ट्स टीम्स के बारे में इमेजिन कीजिए, जैसे कि बास्केटबॉल। लेकिन दूसरे इंटरेस्ट बेस्ड क्लब्स को बहुत कम फंडिंग दी जाती है, जैसे कि चेस या स्विमिंग। तो दूसरी चीज़ जिसके बारे में स्कूल को ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि हर कोई कॉलेज नहीं जाना चाहता है। आजकल ज़्यादातर जॉब्स के लिए कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ऐसे स्टूडेंट के लिए भी मौके होने चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग डिजाइनिंग, म्यूजिक, डांस या एक्टिंग के एरिया में जाना चाहते हों, क्योंकि इंसान में कई अलग अलग तरह के टैलेंट होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर स्टूडेंट के पास अपनी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को पहचानने की आज़ादी हो। हमारे पूर्वज पहले इसी तरीके से जीते रहे। वो अपने यूनिक टैलेंट का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी कम्युनिटी सर्वाइव कर पाए। जैसे कि जो इंसान शिकार करने में अच्छा होता था वो गांव के लिए खाना ढूंढने का लीडर बन जाता था। दूसरा इंसान जो खाना पकाने में अच्छा होता था वो इस बात का ध्यान रखता था कि खाना खराब ना हो। अलग अलग तरह के टैलेंट के बिना कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती। इस बात को माइंड में रखते हुए स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा सीखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट ना हो। तो ऑथर कैन का मानना है कि सीखना हमारे खुद की चॉइस होती है, इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए
जिनके बारे में आप सच में जानना चाहते हैं। एजुकेशन का यही मतलब होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी पर्सनलाइज्ड तरीके से सीखने में स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ही उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं जिससे वो पढ़ना चाहते हैं। अब आप शायद ये सोचेंगे कि इससे स्कूल के रिसोर्सेज तो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी जो भी हो रहा है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग का उल्टा है। स्टूडेंट जो भी सीख रहे हैं उसमें उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी बात तो ये है कि इस वजह से उनमें से कई लोग पढ़ाई छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग ही फ्यूचर है। ये नई टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन भी है। असल में इस तरीके से लर्निंग प्रोग्राम को पहले से ही अप्लाई किया जा रहा है। ये न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ वन के केस को ही देख लीजिए। उनके पास ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट की प्रोफाइल है। ये स्टूडेंट प्रोफाइल वो असेसमेंट होते हैं जो नए एडमिशन लेने वाले बच्चे देते हैं। इन असेसमेंट के हिसाब से स्टूडेंट को यूनिक लर्निंग मटेरियल दिए जाते हैं। वहाँ अलग अलग तरीके के लर्निंग स्टाइल्स भी हैं जिनमें से वो किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। तो बहुत कुछ जानने के बाद पहुँच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने जाना कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। क्रिएटिविटी का मतलब आपकी इमेजिनेशन, ओरिजिनल बातें सोचने का प्रोसेस और नए इन्वेंशन करना होता है। क्रिएटिविटी का मतलब आपकी इमेजिनेशन, ओरिजिनल बातें सोचने का प्रोसेस और नए इन्वेंशन करना होता है। क्रिएटिविटी मल्टी डायमेंशनल होती है, यह फ्यूचर भी है। आजकल कई जॉब्स के लिए अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। फिर भी कई लोग होते हैं जिनके क्रिएटिविटी एक लिमिट तक ही होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सिखाया गया होता है कि क्रिएटिव बनने का ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा, आपने जाना कि आजकल की एजुकेशन क्रिएटिविटी को बढ़ने से रोकती है। क्रिएटिविटी के लिए ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस की ज़रूरत होती है। ये आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचने के लिए बढ़ावा देती है। ये आपको अपने ओरिजिनल आइडियाज़ बनाने के लिए भी बढ़ावा देती है। आजकल का करिकुलम इन फंक्शन से आपको दूर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने पर ध्यान देता है। हालांकि इंटेलिजेंस और भी कई तरह के होते हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और यही रीज़न है कि स्कूल में बहुत से स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बेवकूफ़ है, बल्कि इसकी वजह यह है कि उनमें जिस तरह की इंटेलिजेंस है वो करिकुलम में है ही नहीं। तीसरा, आपने जाना कि क्रिएटिव बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इसकी शुरुआत स्कूल के करिकुलम को बदलने से होती है। एजुकेशन का मतलब बस फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी तरह की कोशिश से होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा तब होता है जब स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट और पैशन के बारे में सीखने की आज़ादी होती है। उनके लिमिट सिर्फ पढ़ाई के रास्ते तक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं और सीखने के बारे में एक्साइटेड महसूस कर सकते हैं। अगर सिस्टम पहले से ही आपके खिलाफ हो तो अपने पैशन को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चेंज लाने की कोशिश करने से और अपनी क्रिएटिविटी को खत्म होने से रोकने से आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। तो अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ने से आप सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं होंगे, बल्कि आपको एक सुखी संतुष्ट जिंदगी की ओर भी ले जाएगा। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि हम सभी क्रिएटिव हैं। हो सकता है कहीं पर हमने कोई चीज़ छोड़ दी, लगा नहीं कि लोग अप्रिशिएट करेंगे या कुछ ऐसा और वैसा, तो आज किंतु परंतु वाले सारे रीजन आपको मिल गए हैं और क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता चल गया है। तो जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्रिएटिव बनने की। वैसे ये समरी सुनते सुनते आप अपने कोई क्रिएटिव ढूंढी, आपको मिली या दिखाई दी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई नई समरी आप सुनना चाहते हैं तो उसका नाम लिख भेजिए। बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके करते रहिए। तो मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द ही। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनी क्रिएटिविटी का ध्यान, क्योंकि क्रिएटिविटी आप ही के अंदर है, कहीं बाहर नहीं। और उस पर ना थोड़ा फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपको संतुष्टि, सक्सेस सब कुछ दिलाएगी। और चेहरे पर ये जो प्यारी सी स्माइल है ना, उससे हमेशा रखिए। ये आपको ना एक हिम्मत देती है। और तब तक के लिए आपसे कहूँगा जय हिंद,
जय भारत।